हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे स्वस्थ होंगे और मस्ती के साथ आज फिर चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कल का जो बाकी शेष चैप्टर रह गया था, मानव विकास, जिसमें हमने कल पढ़ाया था आपको कि मानव विकास का श्रेय किसको जाता है। तो डॉक्टर महबूल उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को, ठीक है। इन्होंने दोनों लोगों ने विचार किया कि भाई वृद्धि और विकास जब दोनों अंतर हैं तो मानव में क्या चाहिए, विकास चाहिए। तब मानव में जैसे विकास होगी तो वृद्धि खुद ब खुद होगी और इसके लिए उसे अवसर चाहिए। इन सारी बातों को हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? मानव विकास सूचकांक क्या है। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यही पढ़ना हमें, मानव विकास सूचकांक। अब इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि किसी देश की जीडीपी कितना है, अर्थात जीडीपी का मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। कोई देश किसी वस्तु का कितना उत्पादन कर रही है, कितना खपत कर रही है, वहां के लोग का रहन सहन कैसा है, इसको जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है। यही बात, इसी बात को ना डॉक्टर महबूल उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को ना परेशान किए हुए थे कि दुनिया में कौन देश ज्यादा आगे बढ़ रहा है। सब कह रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है हम बढ़ रहे हैं। आखिर इस कसमकस की जिंदगी में कैसे पता चले कि कौन देश ज्यादा बढ़ रहा है? इसी बात को लेकर के हमारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक योजना निकाला और सोचा कि भाई इस बात का ध्यान रखा जाए कि किस देश के लोग ज्यादा किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, वहां की खपत क्या दर है, किस लोगों का रहन सहन ऊंचा है, कितना ज्यादा वो अपने रहन सहन पर खर्च कर रहा है। इन सब के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक। आपने क्या समझा? जैसे मान लीजिए आप अपने घर से ही कहानी लीजिए कि आप अपने घर में प्रत्येक दिन भोजन पर 100 रुपया, शिक्षा पर 50 रुपया, अपनी आवास सुरक्षा पर 50 रुपया, ऐसे करके खर्च करते हैं और पर सभी खर्च मिलाकर के रोज का आपका 500 गिरता है। लेकिन आपके एक जो पड़ोसी हैं वो अपने भोजन पर 80 रुपया, आवास सुरक्षा पर 30 रुपया, इसी तरह से शिक्षा पर 20 रुपया अगर वो खर्च करता है तो उसका औसतन खर्च सब जोड़ जाड़ के पड़ता है 300 रुपया। इसका मतलब क्या समझे कि मानव विकास सूचकांक की दर में वो नीचे है और आप क्या हैं? ऊंचे हैं, ठीक है। तो मानव विकास का समझ गए अर्थ ना, कि मानव विकास सूचकांक यह बतलाता है कि कोई देश कितना किसी वस्तु पर खर्च कर रही है, शिक्षा पर वह कितना खर्च कर रही है, किसी आवास व्यवस्था पर वो कितना, सफाई पर कितना, सुरक्षा पर कितनी, इन सारी चीजों पर कोई देश कितना खर्च कर रहा है, इसको जानने की प्रक्रिया ही कहलाता है मानव विकास सूचकांक। अर्थात किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन का उपयोग कर कौन सा देश आगे है, यह जानने की क्रिया ही मानव विकास सूचकांक कहलाते हैं। और HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सभी देशों में मानव विकास की जांच करती है। यानी ये जांच करने का काम कौन करती है? तो मानव विकास सूचकांक, यानी कह रहा है HDI। इसका स्कोर कितना से कितना होता है? याद रखिएगा 0 से 1। इसका स्कोर कितना है? 0 से 1। इसका क्या मतलब समझे कि मानव विकास के स्कोर के रूप में कितना रखा गया है? 0 से 1। आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए भाई मानव विकास सूचकांक में स्कोर कितना दिया गया है? तो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है 0 से लेकर के 1 के बीच। मान लीजिए कि कोई अगर देश जिसका स्कोर है 0.0005, क्लियर, और कोई देश है 0.57। अब बताइए, अब आप बताएं इसको कि कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये ज्यादा है। दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर है, ये 5 है, ये 570 है, इसका मतलब ये बराबर है। तो ये 1 के समकक्ष है और ये 0 के समकक्ष है, ये 0 के समकक्ष है। तो नजदीक है 0 का, अर्थात इसका जीडीपी कम है और इसका जीडीपी ज्यादा है। मानव विकास सूचकांक में यह देश ज्यादा है, मानव विकास के सूचकांक में यह कम है। दूसरा लीजिए, मान लीजिए हमने 2 अंक लिया
एक समझिए, एक 0 है और एक है 1। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको जाना होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तब 1 पर जाएंगे। ठीक है, अब समझिए, अगर कोई देश, जैसे मान लीजिए हमारी भारत की तुलना करें, अगर भारत इस जगह पर है और दूसरा देश ले लेते हैं, जैसे चीन की बात कर लें, चीन इस जगह है, और अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका यहां है, सपोज दैट, मानने के लिए बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 0 के नजदीक हम हैं तो हमारी जीडीपी मानी मानव विकास सूचकांक बहुत कम है। चीन थोड़ा आगे है, इसका मानव विकास सूचकांक ज्यादा है, और अमेरिका जो सबसे आगे 1 के नजदीक है, इसका मानव विकास सूचकांक सबसे आगे है। तो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि 0 से 1 के बीच स्कोर का क्या मतलब हुआ, कि जो देश नजदीक है, 1 के नजदीक है, तो उसका स्कोर समझिए ज्यादा है, तो वह मानव विकास में ज्यादा खर्च कर रहा होगा, यानी शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहा होगा, अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहा होगा, सड़क के निर्माण में वो ज्यादा खर्च कर रहा होगा, लोगों के मतलब क्या कहते हैं, ऋण वो ज्यादा दे रहा होगा देश, नहीं। चलिए, और जो 0 के नजदीक है वो देश बहुत ही कमजोर होगा, तो समझिए वहां की सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, शिक्षा पर वह कम खर्च कर रहा होगा, अपनी आवास सुरक्षा पर कम खर्च कर रहा होगा, समझ रहे हैं। तो ये था हमारा मानव विकास सूचकांक, और 2019 के स्कोर के अनुसार हमारी रिपोर्ट जो है कितनी थी, भारत का स्कोर 0.645, यानी हम बहुत ही दूर थे अभी, यानी 1 पहुंचने में अभी दूरी है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा स्कोर मानव विकास सूचकांक अभी भी नीचे है। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर आंकड़ा और देखिएगा तो हम लोग बहुत नीचे में हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, चलते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कोई देश अपने मानव के विकास पर कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, वह कहलाता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, कोई शिक्षा पर, चलते हैं, या किसी संसाधन तक मानव की पहुंच और स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए, यह जो होती है ना मानव विकास सूचकांक, किस आधार पर निकाला जाता है, तो निकालने का एक तरीका है कि यह संसाधन तक मानव की पहुंच और स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है। जैसे स्वास्थ्य किसी देश के जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है, शिक्षा किसी देश में कितना लोग पढ़ा लिखा है यह जानता है, इतना ही नहीं, संसाधन तक पहुंच यानी किसी देश के लोगों के पास कितनी आय है, या संसाधन तक पहुंचा है या नहीं, इन सारी बातों को, यानी आपने कुल क्या समझा कि मानव विकास सूचकांक अगर जानना हो हमें, तो हमें किन बातों को ध्यान रखना होता है, तो 3 चीज, कौन कौन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। मानव विकास सूचकांक को अगर जानना है तो हमें किस चीज को ध्यान रखना होता है, 3 चीज। इन तीनों चीज का आंकड़ा निकाल करके तब जाकर के मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। अब कहिएगा इसका कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन तीनों की शिक्षा निकालने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन की धारिता निकालने के लिए उसका मान हम लोग कितना देते हैं, 1/3। देखिए शिक्षा का मान भी कितना दिया हमने, 1/3। इसके अलावा स्वास्थ्य का मान भी कितना दिया हमने, 1/3, और संसाधन का भी मान कितना दिया हमने, 1/3। इन तीनों का योग जितना होता है, यानी तीनों का योग, तब जाकर के अगर 1 पुर जाता है तो समझिए कि मानव विकास के सूचकांक में हम सबसे आगे हैं, और यही स्कोर हमारा कम हो जाता है तो समझते हैं मानव विकास सूचकांक। तो एक बात क्लियर हो गया कि मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए किन किन चीजों की माप ली जाती है, तो 3 चीज। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। ठीक है, और तीनों का स्कोर कितना दिया जाता है, तो याद रखिएगा 1/3। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मानव विकास सूचकांक के लिए हम उस वस्तु का स्कोर कितना देते हैं, तो मात्र देते हैं हम लोग 1/3। ठीक है, तो हम बता रहे थे आपको कि मानव विकास सूचकांक के बारे में कि उसको हम कैसे निकालते हैं। तो 3 चीजों को हम लोग एक आंकड़ा तैयार करते हैं। किस किस चीजों का हमने बताया, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। तीनों का स्कोर हम लोग कितना देते हैं, तो 1/3 देते हैं। चलते हैं, देखिए ह्यूमन इंडेक्स कहता है कि स्कोर कितना है, 0 से 1। अब भारत की अगर बात करें तो पिछले कई सालों का हमने एक आंकड़ा तैयार किया है। 2006 में
मानव विकास के क्षेत्र में भारत का स्थान 126वें रैंक पर था। जितने देश है ना उनमें भारत का स्थान कितना था? 126। 2015 में यह स्कोर चला गया 130। 2020 में यह स्कोर चला गया, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, ये नहीं आएगा, 131। क्या आ जाएगा? 131। और 2021 में यह हो गया 132वें रैंक पर। अब क्या समझ रहे हैं कि हमारा रैंक बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। हमारी रैंक जो है ना वो घट रही है, यानी हम लोग 126वें नंबर पर थे और बढ़कर चले गए अब 132वें नंबर पर, यानी मानव विकास में हम लोग नीचे जा रहे हैं। मानव विकास में क्या जा रहे हैं? नीचे। यानी हमारी देश जो है ना वो अन्य देशों की अपेक्षा नीचे जा रहा है। आपको लग रहा है कि हम लोग उन्नति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। जब हमारी मानव विकास सूचकांक निकाली जाती है तो निकालने के लिए जब आंकड़ा तैयार होता है तो हमारी भारत का स्थान, अब 2006 में हम लोग 126वें रैंक पर थे, यानी हमसे ज्यादा 125 देश था जो हमसे ज्यादा उन्नत था। और आज यानी 2021 में आज हमसे कितने देश ज्यादा है? 131 देश ज्यादा है, यानी हम नीचे चले गए हैं। ठीक है, यानी भारत जो है ना वो विकास नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे और नीचे जा रहा है। ठीक है, चलते हैं। इस तरह भारत के मानव विकास कम होता जा रहा है। मानव विकास के उपागम याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं मानव विकास के उपागम के बारे में। तो नंबर 1 याद रखेंगे, आय उपागम, यानी मानव विकास का कौन कौन स्रोत है। तो नंबर 1 आय, यह कहता है कि किसी मानव के पास कितनी पैसा होगा उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा। देखिए मानव विकास कह रहा है कि आय उपागम, यानी वो कह रहा है कि जिस मानव के पास जितनी पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा आमदनी करेगा, वो उतना ही आगे होगा। ठीक है, ये कह रहा है कौन? आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम, यह मानव के लाभार्थी के रूप में देखती है, जिससे सरकार जितना ज्यादा खर्च करेगी आय उतना ही ज्यादा होगी, मानव विकास भी अधिक होगा और शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करेगा। यानी कहने का अर्थ है, ये कह रही है कौन? कल्याण उपागम, कि सरकार जिस चीज पर ज्यादा खर्च करेगी उस क्षेत्र में लोगों की उन्नति ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए सड़क यातायात पर ज्यादा खर्च कर रही है देश, शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च कर रही है, तो वहां के लोगों का रहन सहन उठेगा, और जैसे उठेगा तो लोग अधिक से अधिक आय कमाएंगे, और आमदनी जब जैसे बढ़ेगा लोगों को तो वह खर्च भी अपने आप ज्यादा करेगा। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि मानव विकास के कौन कौन उपागम? तो पहला आय और दूसरा कल्याण। तीसरा हमारा है क्षमता उपागम, यानी किसी मानव के पास जितनी अवसर होगी उतना ही उसमें क्षमता की वृद्धि होगी और विकास भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। आपने क्या समझा कि मानव विकास में जितनी ही उसकी क्षमता होगी, अवसर जितना उसको मौका मिलेगा वो उतना ही ज्यादा अवसर की ओर बढ़ेगा, और जैसे अवसर की ओर बढ़ेगा तो आय ज्यादा होगी, खर्च भी उसका ज्यादा होगा। और चौथा हमारा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। याद रखेंगे कौन कौन? आधारभूत आवश्यकता उपागम। यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार मनुष्य 6 वस्तुओं को मिलनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, भोजन, स्वास्थ्य और आवास। यानी देखिए, यानी लोगों की आवश्यकता कौन कौन सी है ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और इन्हीं चीजों पर खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, शिक्षा पर करनी चाहिए, जल आपूर्ति पर, भोजन पर, स्वच्छता पर और आवास पर। तो आपसे परीक्षा में एक तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से उपागम है, तो आप लिखेंगे मानव विकास के कुल 4 उपागम है। नंबर 1 आय उपागम, ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा पूंजी होगी वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। कल्याण उपागम, ये कहता है कि सरकार जिस मद में ज्यादा खर्च करती है उस क्षेत्र में लोगों की ज्यादा वृद्धि होती है, जैसे उसकी वृद्धि होगी तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो खर्च करेगा। तीसरा है हमारा क्षमता, जिस लोगों को काम करने के अवसर बढ़ेंगे तो लोग एक काम से दूसरे, दूसरे से तीसरे काम की ओर अग्रसर होगा, और जैसे अवसर बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा तो लोगों को खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और चौथा था अंतरराष्ट्रीय आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं इन पर लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है। और कौन कौन आवश्यकताएं हैं? तो कुल 6 है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जल आपूर्ति है, भोजन है, स्वच्छता है और आवास। इन 6 चीजों पर लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि हम हर चीजों में जब सबसे पहले हम लोग अपनी स्वास्थ्य पर ख्याल रखते हैं, जब भी कुछ होता है इस पर ध्यान देते हैं।
शिक्षा पर हर लोग खर्च कर रहा है, जहां जल आपूर्ति है उसके लिए लोग खर्च कर रहे हैं, फिर भोजन पर और स्वच्छता और आवास पर खर्च करते हैं। तो इस तरह से आपने क्या समझा, जो बड़े देश की अपेक्षा छोटे देश से लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। और जैसे नॉर्वे देश, देखिए अब इसी उपागम की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ देश ऐसे हैं जो बड़े हैं, तो मानव विकास के सूचकांक में वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं कि मानव विकास की ओर ना ज्यादा ध्यान दिया और जल्दी आगे बढ़ गया। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, कभी देखा होगा तुम कि जो गांव में बड़े बड़े लोग हैं, जो सेठ कहलाते हैं अपने आप को, तो वो ज्यादा विकास नहीं, वो खेती पर निर्भर करते हैं, लोगों से खेती करवाते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं है, तो वो अपने न्यूनतम स्तर में रह जाते हैं। लेकिन एक आम मजदूर वो सोचता है कि हमें तो हर काम कर लेना है, किसी तरह से बढ़ना है, तो वह हर तरह की काम को करता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, उन्नति उसके पास सब कुछ हो जाता है, घर मकान सब कुछ हो जाता है। तो आपने क्या समझा कि ऐसा ही हुआ विश्व के साथ कि बहुत सारे देश जो काफी उन्नति थे मानव विकास सूचकांक में, वह रह गया पीछे। लेकिन एक नॉर्वे देश है, याद रखिएगा, जो मानव विकास के सूचकांक में क्या हो गया है आगे। वो छोटा देश, उसके पास संसाधन की कमी थी, लेकिन उसकी सरकार और वहां के लोगों ने इन 4 उपागमों पर ध्यान दिया। किस पर? तो पहला था आय, कल्याण, क्षमता और आधारभूत। तो इन 4 उपागम पर ज्यादा ध्यान दिया, परिणाम हुआ कि वो मानव विकास के सूचकांक में आगे निकल गया। देश कौन है? नॉर्वे। ठीक, चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों बनाया गया? तो होता क्या था मेरे भाई कि जो उद्योगपति होते थे, जो उद्योग के मालिक होते थे, वो क्या करते थे, जो गरीब आदमी होता था, कमजोर वर्ग के लोग होते थे, उनसे वो क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम करवाता, और जैसे काम करवाता था तो उसको वेतन बहुत कम देता था। पहले उद्योग में बुला लेता, काम उसे ज्यादा लेता। जैसे आपने पहले सुना होगा श्रम पद्धति, क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्या होता था कि मिल मालिक मजदूरों को काम करने के लिए अपने मिल के आसपास छोटे छोटे कमरे बनाते थे, उसी में मजदूर को कहता तुम रहो यहाँ। अब क्या होता था कि 9 बजे उसको जाना है मिल में, तो उसको 7 बजे बुला लेता था। 7 बजे मजदूर गए और उसको छुट्टी देना था 4 बजे, तो उसको छुट्टी मिलता था 8 बजे, 9 बजे। अब ऐसी स्थिति में मजदूर तो मजबूरी में काम कर रहे थे। मिल मालिक को क्या हो रहा था कि 5-6 घंटा उसको मुफ्त में काम मिल जाता था, फायदा हो जाता था, उतना मजदूर से वह काम कराता था। भाई मजदूरों का शोषण हो रहा था, तो इन्हीं शोषण को दूर करने के लिए मजदूरों को हक के लिए फिर वेतन उसको सही से मिलना चाहिए, जितना वो काम करता है उसके हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। इन सारे चीजों को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में किया गया। और इसका मुख्यालय याद रखेंगे कहां है, तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या काम, तो विश्व में जितने मजदूर हैं, मजदूरों के काम करने के घंटे, काम करने के वेतन, इन सारी बातों को, हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। यानी मजदूर से कोई ज्यादा काम नहीं ले और उसको सही से वेतन दे, इन बातों को ध्यान रखती है कौन? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1919 में। और इसका मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में। ठीक है, चलते हैं। अब 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला और वर्तमान में 187 देश हैं इसके सदस्य। देखिए मैंने इस संस्था जो काम कर रही थी, इसीलिए अच्छे ढंग से काम करने के कारण 1969 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार मिला। साथ ही साथ वर्तमान में 187 सदस्य हैं। हाँ, अभी ये तो किताब के हिसाब से हमने बताया है, जब किताब प्रकाशित हुई थी तब हो सकता है इसके सदस्य की संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन फिलहाल हमको किताब से ही लिखना है, तो आप क्या बताएंगे? 187। अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने सदस्य हैं, क्या बोलोगे मेरे भाई? 187। चलो आगे है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है मेरे भाई? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को। इसका काम है विश्व के गरीबी हटाना और गरीब देशों की मदद करना। देखिए, केवल अपना विकास कर लेने से पूरे देश की उन्नति हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर आपको सच रूप में देश का विकास देखना है, विश्व का विकास देखना है, तो पूरे सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबको विकास करना होगा, सब आगे बढ़ेगा, तब जाकर के वास्तविक रूप में हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी बात को लेकर के, इसी बात को दर्शाने के लिए, ठीक है, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह रखा गया कि जो उन्नत देश हैं, उन्नत राष्ट्र हैं, वो क्या करेंगे, इस संस्था को एक राशि उपलब्ध करवाएगी और यह संस्था देश में जहां गरीब लोग हैं या गरीब राष्ट्र है उसको आर्थिक मदद करेगी, यानी गरीबी हटाएगी। गरीबी, अभी आपने क्या समझा कि मानव विकास के क्या उपागम है, पूंजी। जब तक उसको आय पूंजी नहीं होगी वह आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए पूंजी देती है कौन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह कब स्थापित हुई थी, 22 नवंबर 1965 को। ये इसका मुख्यालय याद रखेंगे न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहां है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके कितने सदस्य हैं अभी तक वर्तमान में, ठीक है। चलिए, तो आपने दो संस्था भी देखा, आगे चलते हैं। हमारी संस्था है सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी ग्रोस, इसको कहते हैं GNS, यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। भूटान एक ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश, वो कहता है कि जो देश के लोग ज्यादा खुश होते हैं उस देश की उन्नति ज्यादा होती है। खुश रहने से क्या होगा भाई, किसी आदमी को भाई दुख रहता है तभी वो खुश रहता है। हमको किसी चीज से दुख है फिर भी हम प्रसन्न रहते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारी उन्नति ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये भूटान मानता है तो उसकी अपनी सोच है, अपनी बातें हैं, वो अपना माने। लेकिन हमको पढ़ना था इसीलिए हम पढ़ रहे थे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ये एक ऐसा देश है, कहते हैं कि जैसे लोग खुश होगा तो उसकी उन्नति ज्यादा होगी। तब पूछा गया कैसे, तब देखा कहा कि देख भाई, जब खुशी होगी तो उत्साह बढ़ेगा, काम करने की उसमें क्षमता बढ़ेगी, तो इसीलिए वो ज्यादा काम करेगा, तो इस तरह से उन्नति होगी। चलिए, जो भी था, अब पढ़ रहे हैं हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक यह जांच करती है कि कोई देश, राजनीतिक पार्टी किस प्रकार देश में आगे ले जा रही है या पीछे ले जा रही है। देखिए, ये राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक अभी स्थापना नहीं हुई है, लेकिन इस पर लोग काम कर रहे हैं कि ये जांचेगी कि कोई देश कितना आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, राजनीतिक पार्टी कितना आगे ले जा रही है। जैसे अपने भारत में ले लीजिए, कई पार्टियां हैं हमारे देश में। अब कांग्रेस की सरकार में भारत का जीडीपी बढ़ा, यानी मानव विकास सूचकांक बढ़ा, या भाजपा की सरकार में मानव विकास सूचकांक बढ़ा, या अन्य कोई पार्टी लीजिए उनके सरकार में बढ़ी। जब वो देखेगी कि 4-5 पार्टियां में किसकी सरकार में बढ़ रही है, तो वो पूछेगा, भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो हमारी वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार से पूछेगी कि ए भाई, तब पिछले वाला सरकार में तब भारत का विकास ज्यादा था, इमे काहे कम हो गया, कहां घोटाला कर दिया। था कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कौन, राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। जब ये संस्था आ जाएगी तो हर देश में ये लागू होगी और हर देश में राजनीतिक पार्टियां डर से काम करेगी कि अगर मानव विकास सूचकांक कम गया तो इस संस्था हमसे पूछेगी, सवाल करेगी, ये भाई काहे देश का जीडीपी कम रहा है रे, तो हम कहां जाएंगे, तब तो पार्टी के खतरा हो सकता है नहीं। इसीलिए वो क्या करेगी, डर से कुछ तो करेगी, जरूर सही काम करेगी तब। अब समझ रहे ना, अभी संस्था लागू नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में लागू होगी, ठीक है ना। विश्व के बहुत सारे अर्थशास्त्री इस बात पर विचार कर रहे हैं, इस बात पर, और यूनाइटेड नेशनल को दे रहे हैं कि इस संस्था लाई जाए, ताकि कोई भी देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये काम करेगी कि राजनीतिक पार्टियां ये काम करेगी कि सही से वह देश को चला रही है या नहीं चला रही है, देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इसको जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या लाना होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। मानव विकास वाले देश अपनी सुरक्षा पर विशेष खर्च करते हैं, यानी जो भी मानव विकास सूचकांक में है देश, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आ गया होगा और हमारा यहीं पर अध्याय समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी एक नजर देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक हमने पढ़ा आज कि कोई देश कितना आगे बढ़ रहा है, लोगों के रहन सहन कितने आगे बढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक।
और इसके जांचने के लिए हमने 3 चीज पर ध्यान दिया कि उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है और संसाधन की खपत किस तरह से है। इन 3 बातों को देखते हैं। तीनों का स्कोर हमने कितना दिया था, 1/3, 1/3। और मानव विकास स्कोर की माप कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 1 के बीच। फिर हमने बताया कि मानव विकास सूचकांक के उपागम कौन कौन है, तो 4 हमने बताया, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता और आधारभूत उपागम हमने बताया। फिर इसके बाद हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों स्थापित की गई है। फिर हमने बताया आपको कि राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। इन सारी बातों को हमने विशेष समझाने का प्रयास किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें विदा दीजिए। कल मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।